सबसे पहले मैं लास्ट लाइन पढ़ता था। हाँ। क्या पूछ रहा है भाई? हाँ। क्योंकि वो पढ़ने के बाद उसमें देखो समझ आता है कि क्या पुलिस वाले तो जानते हो, वहाँ के पुलिस वाले एकदम हट्टे कट्टे वैसे डायरेक्ट हम लोग को लेके जा रहे हैं। और मैं और मेरे दोस्त की तो फट गई। मैं बोला चलो ठीक है, दादा तो क्या हुआ, पढ़ेंगे तो सही है ना, इसी को पढ़ेंगे उसको हो जाएगा। आप नीट यूजी और एफएमजी एग्जाम को कंपेयर ही नहीं कर सकते। एकदम मतलब टूट गया था अंदर से, अच्छा। मतलब रोने ऐसा हो गया था मुँह। विदाउट मैरो या प्रिप्लैटर जो ऐप है उसके बिना कोई स्टूडेंट क्रैक कर सकता है एफएमजी। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज हमारे साथ है एक नए गेस्ट डॉक्टर अंकित, जिन्होंने अपना एमबीबीएस जो है कजाकिस्तान से किया है। और लास्ट कुछ पॉडकास्ट हम कर रहे हैं, उन पे काफ़ी सारा प्यार दिखा रहे हैं लोग, मतलब काफ़ी एंजॉय कर रहे हैं। इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि हर बार एक नया गेस्ट लेके आओ, एक नई स्टोरी लेके आओ आपके लिए। और जैसे कि मैंने इंट्रोड्यूस किया डॉक्टर अंकित से। डॉक्टर अंकित, हेलो, मैं डॉक्टर अंकित गुप्ता और मैंने एमबीबीएस कजाकिस्तान से किया है। मैंने रिसेंटली एफएमजी दिया और मैंने अभी फर्स्ट डे में निकाला है, तो बस उसके लिए ये सबसे पहला क्वेश्चन आपके लिए कि कजाकिस्तान में जो अपने एमबीबीएस किया, कैसा लगा? मतलब आपको वहाँ पे कजाकिस्तान को मिस करते हो क्या, फिर जाने का मन करता है? अरे मिस तो बहुत करते हैं कजाकिस्तान। अच्छा। क्या कहते हैं, क्योंकि इतने दिन से वहाँ पर थे, 5 साल, मुझे 5 साल वहाँ पर थे। अच्छा। तो फिर तो आपका एमबीबीएस 5 साल का था? हाँ, हमारा 5 साल का था वहाँ पे। अच्छा, क्योंकि इंटर्नशिप यहाँ पे करना था ना मुझे। तो मैंने इसीलिए तो मैंने चूज़ किया था कंट्री कजाकिस्तान, कि बाकी सब कंट्री क्या है ना, कभी रशिया हो गया, चाइना हो गया, फिलीपींस हो गया, सब में 6 साल का। जॉर्जिया भी पहले 5 साल का था। जॉर्जिया का, हाँ जॉर्जिया 5 साल का, लेकिन क्या है मुझे ऐसा कंट्री चूज़ करना है जिसमें 5 साल 5 साल में एमबीबीएस कंप्लीट हो जाए। 5 साल में, और फिर इंटर्नशिप इंडिया में आके करूँ। ऐसा अभी रशिया में आते हो तो रशिया में क्या है, 6 साल का है, 5 साल पढ़ाई, 6 साल पढ़ाई, इंटर्नशिप इंक्लूड होता है। तो मेरा क्या इंटर्नशिप मुझे इंडिया से करना है, क्योंकि एक्चुअली मुझे प्रैक्टिस तो यहाँ पर ही करना है ना। बट कजाकिस्तान में अभी आई गेस 6 साल का अभी कर दिया। कौन से ईयर से? 2022 से ना? 2023 से 2 या 3 से कजाकिस्तान में अभी एनएमसी के न्यू गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग मतलब सारे कंट्रीज में 6 साल का एमबीबीएस होता है। पहले कजाकिस्तान, जॉर्जिया, ये सब में 5 साल का था। तो काफ़ी सारे बच्चे वहाँ पे जाते थे। इवन चाइना में भी 5 साल का था। बट चाइना की वाट लग गई है भाई पूरी, पता है, अपने कोविड छोड़ दिया भाई मार्केट में। हाँ, तो अभी भी कजाकिस्तान में बच्चे जाते हैं, अभी जाते हैं। तो कजाकिस्तान में ये बच्चे जाते हैं, मतलब काफ़ी तादाद में। और मतलब अब्रॉड जाते हैं, मोस्टली यूक्रेन भी जाते थे बच्चे काफ़ी। बट यूक्रेन का क्या है कि सीन खत्म हो गया, मतलब अभी जितने लोग बच्चे वहाँ पे पढ़ रहे हैं वो लोग पढ़ रहे हैं, उनको डिग्री मिल जाएगा। बट मैंने एक यूक्रेन वाले के साथ पॉडकास्ट किया था, मुझे एक बात मालूम पड़ा कि जो यूक्रेन में बच्चे पढ़ रहे हैं ना, वो वापस इंडिया नहीं आ सकते, क्योंकि अगर आ गए वो इंडिया तो वापस जा नहीं पाएंगे, क्योंकि यूक्रेन का वीज़ा मिलना काफ़ी मुश्किल है। तो इसलिए वो अपनी डिग्री जो है 4th ईयर में बच्चे या 5th ईयर में तो डिग्री लेके ही आएंगे 2 साल बाद, ऐसा मैंने सुना। कजाकिस्तान में आप मुझे बताओ कि एजुकेशन सिस्टम कैसा था? मतलब रशिया में तो हमको ग्रेडिंग सिस्टम था, मतलब 5 पंजी आई तुमको तो फिर तुमको एक्सीलेंट माना जाता है, वो 4 आया तो मतलब वेरी गुड होता है। तो कजाकिस्तान में कैसा था? इधर भी ग्रेडिंग सिस्टम ही है। सेम है क्या ये जो जैसे मैंने बताया? हाँ, ग्रेडिंग सिस्टम में रहता है वहाँ पे, जैसे कि ABCD रहता है। ABCD रहता है क्या? अच्छा। आगे वहाँ पे कैसा होता है कि जैसे कि 10 के बच्चे रहते हैं, आपके तभी होंगे 10 के बच्चे, 10-12 बच्चे, 10-12 बच्चे का ग्रुप रहेगा, उनका एक ग्रुप रहेगा। ऐसे हमारे कम से कम 30 से 32 बच्चे थे, मतलब 22 बच्चे टोटल। तो उस सब में पढ़ते थे। और बाकी क्या है उसके अंदर वही मतलब MCQs और ये वाइवा होता था। 50% MCQ, 50% होगा ऐसे। और मुझे एक बात बताओ कि जब भी आप कजाकिस्तान गए थे तभी आपने मतलब नीट के फर्स्ट अटेम्प्ट में ही गए थे या फिर आपने नीट रिपीट किया था? रिपीट किया था मैंने, मेरा 3-4 साल रिपीट किया था मैंने, उसके बाद मैं गया। तो आप मतलब क्योंकि मुझे प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिला ना, इसके लिए मैं पढ़ते गया। 12th के बाद में बोला कि भाई क्या दिक्कत है, नीट देते हैं, फिर नीट में नहीं हुआ तो फिर नेक्स्ट ईयर अटेम्प्ट किया। फिर उसके एग्ज़ाम के पहले बीमार में पड़ गया था मैं, तो फिर वापस से रिपीट करते हैं। तो ये सब किया, रिपीट किया, उसके बाद भागने होती है। तो 3 साल आपने बेसिकली रिपीट किया नीट, उसके बाद ये कजाकिस्तान गए थे। तो भी आप व्यूअर्स को अपने क्या सजेस्ट करोगे, रिपीट करना चाहिए या फिर क्या करना चाहिए? तो मैक्स टू मैक्स रिपीट करना है तो आप 1 या 2 साल ही ट्राई करो, बस ज़्यादा रिपीट करने का नहीं है। क्योंकि क्या है, ज़्यादा रिपीट का मतलब नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी देख लो कंपटीशन कितना बढ़ रहा है। 20-20 लाख तीसरे बच्चे लोग दिए एग्जाम, उसमें से कितना सीट है? बस 1 लाख के अंदर सीट है बस, उसमें कैसे होगा? तो एक्सीलेंट हो पढ़ने में तो भाई आप रिपीट करो, आपके ऊपर। तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल रिपीट करना चाहिए, क्योंकि नीट भाई बहुत ही खतरनाक एग्जाम बन गया भाई, क्योंकि 600 भाई मार्क्स लाना है। 720 में 600 भाई, मैं तो सोच भी नहीं सकता इतना मार्क्स लाने का। अभी लास्ट ईयर कितना 720 हाँ, मतलब और जो स्कैम हुआ तो नीट का, तो नीट के ऊपर से भरोसा भी काफ़ी लोगों का उठ गया भाई। तो पता नहीं भाई इस साल का क्या सीन होने वाला है भाई। बट ठीक है, आपको अगर समझ गया होगा 1 साल रिपीट करो, उसके बाद आप कहीं भी निकल सकते हो, या फिर BAMS वो सब भी आपके पास पासवेज है। हाँ, मुझे तो क्या था कि मुझे MBBS से करने का था। और मुझे BDS भी मिल रहा था और गवर्नमेंट कॉलेज मिल रहा था, लेकिन मैं बोला BDS से भी रिपीट कर रहा था, तो BDS के लिए तो फिर करने ही नहीं रिपीट। अच्छा। तो मैंने रिपीट इसी के लिए MBBS के लिए, तो मैंने BDS का ऑप्शन हटा दिया। तो मुझे MBBS से करने का था, इसलिए मैंने
मैं जाता हूँ बाहर, क्या दिक्कत है। मेरे बहुत सारे डॉक्टर हैं आजू बाजू में, उनसे पूछा भी सर मैं बाहर जाने का ट्राई कर रहा हूँ, क्या मैं जा सकता हूँ क्या। तो उन्होंने बोला कि अगर आपको जाना है तो जाओ, कोई दिक्कत नहीं, बट क्या है वहाँ से आते हो ना तो एग्जाम देना पड़ता है MCI का, और वो तो सब बोले सब टफ होता है। मैंने एक डॉक्टर से और मिला जिन्हें 2-3 साल लगाया एग्जाम देने के लिए MCI का। तो मैं बोला, मैं थोड़ा डाउट में आया कि मैं जाऊँ कि नहीं आऊँ, इसके लिए मैंने बहुत सोचा। ये डाउट मेरे को भी था कि FMG पहले MCI बोलते थे एग्जाम में, जो FMG एग्जाम है पहले MCI बोलते थे। और ये एग्जाम के बारे में आपको बताऊँ, अगर जो भी अब्रॉड से MBBS करता है उसको ये एग्जाम इंडिया में आके निकालना पड़ता है, जिसको बोलते हैं FMG एग्जाम, और 300 में से 150 मार्क्स आपको लाना पड़ता है, ठीक है। तो फिर वो मैंने बहुत लोगों से पूछा तो बोले कि ठीक है एग्जाम ही तो है, क्या एग्जाम तो क्लियर तो करते हैं ना, ऐसा नहीं कि 0% पासिंग है, पासिंग तो करते हैं ना, तो पढ़ेंगे तो क्यों नहीं हो पाएगा। तो बस जाते हैं फिर ट्राई करते हैं। बाकी जो भी यहाँ पे मुझे पता लग गया था मैरो पढ़ना है, क्या करना है, तो चालू किया। सबसे बड़ा डिमोटिवेशन मेरे लिए था FMG एग्जाम, और काफ़ी सारे नेगेटिव पॉइंट्स सबसे ज़्यादा सुनने मिला इसके बाद। इवन गूगल क्रोम पे, कोरा पे, वहाँ पे कितने नेगेटिव पॉइंट्स थे एग्जाम के बारे में कि जाओ ही मत FMG, मतलब भाई मतलब अगर वहाँ से MBBS कर लिया तुम इंडियन डॉक्टर्स के लेवल पे नहीं आ पाओगे एंड ऑल। तो मैंने काफ़ी कुछ सुना था, फिर भी मैंने बहुत मतलब बड़ा डिसीजन लिया। इवन मैं अपने घर का फर्स्ट जनरेशन डॉक्टर हूँ, आप भी हो गए आई गेस। हाँ, तो वो बहुत बड़ा डिसीजन था मेरा। और अगर आप देखो कोई भी एग्ज़ाम हो, FMG हो या कोई भी नीट UG और नीट PG हो, अगर आप पढ़ाई करते हो तो कोई भी एग्जाम निकालना मुश्किल नहीं है। बस वही पढ़ाई करना है, मस्ती भी करना है, पढ़ाई भी करना है, तो करो, क्यों नहीं पाएगा। एग्जाम में तो कौन सा एकदम टफ रहेगा। और एक और चीज़ कि कजाकिस्तान में ऐसा कुछ है मतलब जो आपको मतलब इंडिया में नहीं दिखा, मतलब जो अच्छी चीज़ जो कजाकिस्तान में अच्छी है और इंडिया में आपको लग रहा है कि ऐसा होना चाहिए, क्या ऐसा क्या लगा? अभी देखो यहाँ पे इंडिया में कैसे पढ़ाई होती है, सब सेमिनार वाइज पढ़ाई होती है, सब लोग एनाटॉमी का जब होता है तो लेक्चर सब एक ही रहता है अकेडमी, उसके ऊपर इतने लोग बच्चे लोग देखते हैं। वहाँ पे ऐसा नहीं है, वहाँ पे सिर्फ फर्स्ट ईयर से लेकर लास्ट ईयर तक आपको बस 10 बच्चे का ग्रुप रहेगा, उनके साथ आपको पढ़ाई करना है। तो क्या है, ज़्यादा बच्चे लोग नहीं रहेंगे तो फिर आप ज़्यादा फोकस कर पाओगे, और ज़्यादा टीचर ध्यान भी देती है ऐसे पढ़ाते हैं क्या नहीं, सब कुछ प्रॉपर समझते हैं। तो जो भी डाउट आप पूछ भी सकते हैं। 150 कैडेवर मिलते हैं वहाँ पे, कैडेवर पुराने होते हैं। हाँ, कैडेवर मतलब ये रशिया में देखो तो कैडेवर तो मिलते हैं बट पुराने होते हैं। तो वहाँ पे कैसा पुराने होते हैं या फिर वो डमीज पे सिखाते हैं? डमीज पे सिखाते हैं। हाँ, बट वो समझ जाता है बट वो ऐसा नहीं कि डमीज पे सीख रहे हो तो तुमको कुछ समझ नहीं रहा, बट तुम इंडिया में आके वो सब समझ जाता है तुमको कि क्या सीन है, क्या कैसा है। भाई अंकित, तो कोई किस्सा सुना दो ऐसा कोई कजाकिस्तान का जो मेमोरेबल हो, ऐसा कुछ मेमोरेबल ऐसा तो हाँ, एक बार हम लोग मेरे फ्रेंड है, तो हम लोग गए थे ज़मीनी मार्केट गए थे, मार्केट गए थे कजाकिस्तान। हाँ, और तो हम लोग हॉस्टल में रहते थे ना, हम लोग खाना खुद से बनाते थे, तो सामान बनाने था, सब्जी सब लेके जा रहे थे हम लोग। तो जस्ट जैसे जा रहे थे ना तो वैसे ही पुलिस वाले आए 2, तो डायरेक्टली हम लोग को लेके अंदर लेके जा रहे सीधा गाड़ी में लेके जा रहे। हम लोग पूछ रहे सर क्या हुआ क्यों लेके जा रहे हो आप? तो वो कुछ बोलने को रेडी नहीं है, वो पता है अपने रशियन लैंग्वेज में कुछ बोल रहे हैं। उनको रशियन बोलते हैं या फिर क्या इंग्लिश? रशियन में बोलते हैं वो लोग। अच्छा, ये कजाकिस्तान USSR का ही पार्ट था। हाँ, पहले उसका पार्ट था, लेकिन बाद में वो सेपरेट हो गया। तो वहाँ पे रशियन ही बोलते हैं, इंग्लिश समझ में कजाक भी बोलते हैं, कजाक भी बोलते हैं, कजाक भी बोलते हैं, इंग्लिश भी बहुत कम लोग बोलते हैं। पर पुलिस वाले तो जानते हो, वहाँ के पुलिस वाले एकदम हट्टे कट्टे, वैसे डायरेक्ट हम लोग को लेके जा रहे हैं। और मेरे दोस्त की तो फट गई, क्या कह रहे क्यों लेके जा रहे, हाथ में सब्जी है। फिर जाके आगे गए, देखा तो इतनी बड़ी वो है पुलिस की गाड़ी है। अंदर गए, देखा तो हम लोग कैसे 5-6 लोग और हैं वहाँ पे इंडियंस। तो मेरा तो राहत आई, वो तो समझ तो भूल जाओ कि हम लोग किस लिए गए थे। 4-5 लोग को देखा ना तसल्ली वहाँ पे, हम लोग के साथ तो कोई तो है। तो हम लोग को डायरेक्ट लेके गया स्टेशन वहाँ पे। तो वहाँ पे उन लोग कुछ काम होता है, ऐसे दिसंबर का मंथ था, तो वहाँ पे वो लोग नाम ऐसे लिखते हैं, क्या करते हो, क्या पढ़ाई करते हो, ये सब। क्योंकि वहाँ पे क्या है ना, पासपोर्ट लेके घूमना मैंडेटरी है, अगर आप लेके जाते नहीं होना तो पुलिस वाले पकड़ लेते हैं पासपोर्ट। हाँ, अभी हम लोग पासपोर्ट लेके कहाँ जाएंगे, पासपोर्ट का एक गुम गया तो फिर हम लोग सिर्फ ID कार्ड ले जाते थे बस वही, लेकिन रेडी नहीं, बोले पासपोर्ट चाहिए, पासपोर्ट तुम कैसे घूमते हैं। तो बस वो थोड़ा नॉर्मल उनका था, डॉक्यूमेंटेशन था, नाम लिखना, सब कहाँ से पढ़ाई करना, वो सब किए। उसके बाद हम लोग अपने जो हमारे सर थे ना, उनको मैंने फ़ोन किया, तो बात किए, तो हम लोग छूटे फिर वहाँ से। अच्छा, तो काफ़ी पड़ गई होगी तुम्हारी? हाँ, अरे कि कोई भी आ रहा है बंदा और दिखा के। मैंने सुना भी था कि वहाँ के जो पुलिस है वो करप्ट भी होते हैं, वो सुनती भी नहीं जल्दी, तो वैसा है इसके लिए। हमको बात बताओ, कजाक ये लोग कैसे होते हैं? मतलब कजाक के लोग फ्रेंडली हैं, हम लोग जाते थे बहुत अच्छे से बात करते थे वो लोग, कोई ऐसा कोई दिक्कत कभी हमारे, बस यही थोड़ा सा एक दो किस्सा था। बाकी सब तो सही है। और वहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं कि हम लोग की कल्चर को रिस्पेक्ट करते हैं। और मेनली वो लोग ज़्यादा ना, जो पहले का आता है ना इंडिया में सीरियल्स,
क्या बोलते हैं, मिथुन चक्रवर्ती है, और ये गोपी बहू, ये लोग बहुत सीरियल देखते थे, अच्छा। बहुत देखते हैं और बोलते भी हैं। चाहे गाना जिम में गाना, जिम में गाना पूरे USSR में फेमस है, बहुत फेमस है। हम लोग कभी टैक्सी पकड़ देना, वो टैक्सी वाला भी सीधा जिम USSR। मिथुन चक्रवर्ती बहुत फेमस है, मिथुन चक्रवर्ती और शाहरुख खान, ऐश्वर्या राय, ये सब बहुत जानते हैं। पहले USSR के टाइम में थी फिल्म जो थी वो काफ़ी फेमस थी उस टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अभी आपके FMG के प्रिपरेशन पे आते हैं। तो FMG का आपने प्रिपरेशन कब से चालू किया? FMG का प्रिपरेशन तो मैंने लास्ट ईयर में चालू किया था, फाइनल ईयर में, 5th ईयर में जब वहाँ से मैं आया ना, उस तरह से मैंने चालू किया। क्योंकि मेरा क्या था ना, क्लासेस में जो भी पढ़ाते थे ना, तो मैं क्या करता, मैरो से भी पढ़ता रहता था, वो टॉपिक को जो पढ़ा है टॉपिक का। मैरो कौन से ईयर में लिया था? मैरो तो मैंने 3rd ईयर में ले लिया था। 3rd ईयर में लिया? हाँ, 3rd ईयर में लिया। फिर फॉर एग्जाम्पल कोई भी टॉपिक पढ़ाया, जैसे नीर ऑफ थंब भी पढ़ाया, तो उसके तो अपने मन से पढ़ाते थे थोड़ा बहुत, लेकिन उसके बाद मैं मैरो कर लिया, अपना वीडियो देखता था, नोट्स पढ़ता था, फिर साथ ही साथ क्यूबा में सॉल्व कर लेता था मेन वीडियो से। तो ये सब जैसे 5 से 5 साल तक मैंने ऐसे ही किया था पढ़ाई। मतलब फर्स्ट ईयर 3rd ईयर से मैरो लिया था। हाँ। फर्स्ट ईयर से कैसे पढ़े थे आप? फर्स्ट ईयर में तो मैंने ऐसे नॉर्मल यूट्यूब से हाँ, मतलब आप बेसिकली कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे थे। बेसिकली क्या है कि जो कॉन्सेप्ट क्लियर जो कर रहे थे आप, वो आपको FMG में कहीं ना कहीं हेल्प कर रहा था। हाँ, क्योंकि यूट्यूब में बहुत सारे वीडियो हैं जो आपको मतलब बहुत सारे पसंद आएंगे, कि जैसे कि ऑस्मोसिस का वीडियो है, बहुत सारे वीडियो हैं मतलब अच्छे लगते हैं। शॉर्ट में 8-8 मिनट में वो समझा देते हैं। हाँ, 8 मिनट में, तभी 40-10 मिनट का लेक्चर से अच्छा भैया 6-7 मिनट में देख लो, समझ में आ जाए, क्यों फालतू का इतना लोड लेने का। तो फर्स्ट सेकंड ईयर में ऐसे पढ़ता था। उसके बाद मैं बोला कि भाई मैरो तो लेना ही पड़ेगा, एक प्रॉपर सोर्स होना चाहिए ना, क्योंकि रिवाइज करूँगा तो मैं कैसे होंगे रिवाइज, वो था दिक्कत था। तो फिर मैरो मैंने लिया, फिर जो टॉपिक पढ़ते गया, फिर उसके बाद ये सब पूरा 5th ईयर तक किया मैंने। तो मेरा ये था कि जब मैं इंडिया पहुँचूँ ना, इंडिया जाने से पहले मेरा पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाया, क्योंकि मेरा PSM बचा हुआ था, ऑप्थेल्मोलॉजी और ENT, ये 3 सब्जेक्ट मेरे बचे हुए थे। तो मैं इंडिया आया तो फिर वापस से वही पढ़ना चालू किया। PSM ऑप्था पहले कंप्लीट किया मैंने, और ENT तो मैंने बाहर से किया था, क्योंकि कुछ सब्जेक्ट मैंने यहाँ से किए थे, कुछ सब्जेक्ट मैंने बाहर से किया। ऐसा समझ में नहीं आ रहे थे क्या? हाँ, अरे क्योंकि मैरो बहुत वास्ट था, हाँ, क्योंकि इतना रिकॉल पूरा डीप में समझाते हैं, बहुत डीप में समझाते हैं। ये प्लस पॉइंट भी है, और जो लोग लेट चालू करते हैं, मतलब जिनके पास टाइम नहीं होता, उनके लिए डिसएडवांटेज भी है। डिसएडवांटेज भी है, जैसे कि मैरो में देखा तो मेडिसिन कितना वास्ट है। हाँ, बहुत ज़्यादा भाई, वो मेरे को तो अभी तक समझ में नहीं आया। वो सर काफ़ी, हालांकि काफ़ी अच्छे राकेश नायक है, बट वो जितना उन्होंने पढ़ाया ना भाई, उतना अगर मैं पढ़ने जाऊँ तो मेरा खत्म हो जाएगा। उससे अच्छा मैं रिवीजन वीडियोस देख लूँ ऐसा, या फिर दूसरे कोई सोर्स से ऐसा कर लूँ। अगर आपको नीट PG करना, नीट PG तो सबसे बेस्ट है यार, बट ये तो नीट PG तो करना ही है, बट अभी क्या मेन तो टारगेट था FMG ना, तो FMG कैसे क्लियर होगा पहले उस पर फोकस करना चाहिए अपने को। तो इसके अंदर मेडिसिन बहुत वास्ट था, तो मैंने स्विच किया इस पर प्रियांश जैन पे, वो अच्छे पढ़ाते मेडिसिन, और बायोकेमिस्ट्री मैंने प्रियांश जैन से पढ़ा था। और बाकी ENT जो है, ENT बहुत वास्ट है उसके अंदर, तो ENT मैंने यहाँ से पढ़ा राजीव धवन से ऐसे। बाकी सब जो मैंने मैरो से किया था, ये सब 2-3 महीने मेरा हो गया भाई जब वहाँ से आया। तो इसके बाद सितंबर से मेरा खत्म हो गया था, पढ़ाई हो गया मेन वीडियोस। फिर क्या है, मैं रिवीजन का, तो रिवीजन में कैसे करूँ समझ नहीं आ रहा था। मैंने क्या सिर्फ रिवीजन वीडियो चालू किया पढ़ना, फिर 2-3 महीने तक लगातार रिवीजन वीडियो देखा पूरे सब्जेक्ट का। अच्छा। हाँ, तो लास्ट के 6 मतलब ये 6 महीने का टाइम मिलता है डिग्री के बाद। 6 महीने का टाइम में 3 महीने पहले रिवीजन कंप्लीट कर दिया, फिर 3 महीने के बाद मैंने अपना रिवीजन वीडियो चालू किया पढ़ना, 3-4 महीने। किसी को आप रेकमेंड करोगे कि डायरेक्टली रिवीजन वीडियोस पे आ जाए? मेन वीडियोस अगर किसी ने देखा नहीं है, डायरेक्टली रिवीजन वीडियो से काम बन जाएगा क्या चाहिए? ऐसे तो नहीं बन पाएगा, क्योंकि अगर कुछ तो आइडिया होना चाहिए ना। अब डायरेक्टली रिवीजन वीडियो पे आओगे तो फिर वो समझ में ही नहीं आएगा। कि मैं भी क्या करता था ना, अभी कुछ सब्जेक्ट मैंने बहुत पहले पढ़े थे, अभी एनाटॉमी बहुत पहले पढ़ा था, तो जब मैं पढ़ता था रिवीजन वीडियोस तो उसको मेरे को समझ नहीं आते पॉइंट, तो फिर वापस से पढ़ता था मेन वीडियोस, कुछ पॉइंट्स के, कुछ टॉपिक के, फिर वो पढ़ने के बाद वापस से रिवीजन वीडियो। तो मेनली क्या है, रिवीजन वीडियो पे ज़्यादा फोकस करो, ये रिवीजन वीडियो ही अगर आपका पूरा पढ़ के हो गया तो ही, हाँ पूरा करेंगे तो अच्छा है। अगर आप पूरा पढ़ के नहीं भी हुआ है, हम जैसे लोग पढ़ के नहीं पाते हैं, रिवीजन वीडियो पढ़ो ठीक है, लेकिन कुछ के बाद समझ में नहीं आएगी, तो कुछ के टॉपिक वो आपको MCQ से समझ आएगा। हाँ, MCQ समझेगा, या फिर यूट्यूब से पढ़ो, या फिर जो मेन वीडियो है उसका टॉपिक पढ़ लो, बाकी तो समझ में आ जाते हैं। तो बेसिकली मेन हम यही बताना चाहेंगे कि आप फर्स्ट ईयर से जो भी है पढ़ाई अपना एफर्ट डालना चालू कर दो। रिवीजन वीडियोस आपको काम आएगा अगर आपका पूरा पढ़ाई हो चुका होगा, और अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा 5 साल तो फिर आपका MBBS वेस्ट है। तो रिवीजन वीडियोस पे ही आए डायरेक्टली, और रिवीजन वीडियोस और MCQs पे आए। अगर आपने कुछ भी FMG के लिए प्रिपरेशन चालू ही नहीं किया तो ये हम रेकमेंड करेंगे। रिवीजन वीडियो पढ़ते हैं ना तो कुछ टॉपिक समझ में नहीं आते हैं, तो उसका टॉपिक आप मेन वीडियो से पढ़ लो या फिर यूट्यूब से पढ़ लो। इन द एंड अगर जितना हो सके उतना रिवीजन करो। ये रिवीजन वीडियो क्योंकि एंड में वही रिवाइज ही करना अपने को, क्योंकि मेन वीडियो तो रिवाइज हो नहीं पाएगा ना। इतने 19 सब्जेक्ट के मेन वीडियो तुम जाके नोट्स लेके रिवाइज करो तो वो मतलब
करने वाले कर लेते हैं, लेकिन अपने मेरे को तो है नहीं, अपना तो प्रैक्टिकली बात कर रहा हूँ, इतना तो मुश्किल है। मेन है क्योंकि मैरो का जो रिवीजन वीडियो बहुत वास्ट है, तो वो भी सही है, उतना तो इनफ है, मोर देन इनफ है एफएमजी के लिए। अच्छा। तो मैंने बस वही उसी को किया, रिवीजन वीडियो 2-3 बार मैंने रिवाइज किया था। अच्छी बात है। हाँ। एफएमजी के रिजल्ट की मतलब कैसा रिएक्शन था, किसने आपको मार्क्स बताया या आपने खुद ने चेक किया था, क्या था सीन? नहीं, अरे एक्चुअली क्या है, रिजल्ट जिस दिन आने वाला था उस दिन तो नहीं आया, वो 3-4 दिन पहले ही आ गया था। अच्छा। तो उसका मुझे आइडिया नहीं था कि रिजल्ट है, कि उस समय मैं बाहर था। तो फिर मेरे जूनियर ने मुझे फ़ोन किया, फ़ोन करके बोलता है कि भैया कितने नंबर आए? तो बोला क्या बात कर रहा है, पागल हो गया, रिजल्ट अभी आया नहीं है, संडे को रिजल्ट आएगा। बोलता है चेक करो आ गया रिजल्ट। अच्छा। तो उसमें तो मुझे फट गया यार, इतना जल्दी रिजल्ट आ गया, समझ में नहीं आ रहा क्या करें। तो उसमें क्या था, तो ठीक है, उसने मेरे को PDF भेजा। मैं बोला ठीक है, तो एक काम करो, मेरे को PDF भेज, मैं चेक करता हूँ। PDF उसने भेजा। अब तो मेरी हिम्मत नहीं थी कि मैं चेक करूँ, तो मैं गया था फ्रेंड के यहाँ पे, तो उसने चेक किया। मैंने बोला नंबर डालो भाई, रोल नंबर डालो। तो लास्ट में था 2580, उसने डाला। लास्ट का नंबर 4 नंबर 252 डाला। तो पहला नंबर उसने उसको दिखा 143, और मेरी फट गई, मतलब 143। मेरा दिमाग खराब हो गया भाई, 143 नंबर, इतना मेहनत करने के बाद 143 आया, एकदम हालत खराब हो गया। मतलब वापस चेक करो, मतलब टूट गया था अंदर से, मतलब रोने ऐसा हो गया था मुँह। बोला वही को दिखाओ। फिर मैं देखा तो मेरा रोल नंबर है नहीं, वो पीछे का पहले का 4 डिजिट वो अलग थे मेरे। मैंने बोला अपना एडमिट कार्ड निकाला, उसको कॉपी पेस्ट किया, अब बोला अब डाला, उसके अंदर पेस्ट किया, मैं बोला अब चेक करो बताओ। उसने चेक की ना, मतलब चलने लगी, कूदने लगी। तो मैं बोला भाई अरे मैं पास हो गया, उसके रिएक्शन से मालूम पड़ गया कि मैं पास हो गया। तो उस समय बहुत अच्छा लगा मेरे को भाई। हाँ, तो वो घर पे बताया आपने कैसा था? हाँ, जैसे हुआ, फिर उसके बाद तुरंत घर पे अपने मिठाई उठाई लिया घर पे, मेरा खुद का मिठाई का दुकान है। अच्छा। फिर भी मैं गया, रसमलाई लिया, घर पे गया, सबसे पहले पापा को मिठाई दिया, पापा ये लो। पापा भी शौक की मिठाई क्यों? मैं बोला लो आज रिजल्ट आ गया, पास हो गया। पापा भी शौक, बोले 3 दिन बाद आने वाला रिजल्ट। मैं बोला हाँ 3 दिन बाद आने वाला था, लेकिन अभी जल्दी आ गया। हाँ जल्दी आ जाता, कभी भी डाल देते हैं। हाँ जल्दी आ गया था। तो उन्होंने, वो भी एकदम खुश हो गए, एकदम हंसने लगे। हाँ मतलब उन्होंने इतनी मेहनत करके आपको बच्चों को पढ़ाया है, प्राउड फील हुआ। मतलब फर्स्ट जनरेशन डॉक्टर होते हैं, मतलब एक खुशी उनके आते कि अभी उन प्राउडली बोल सकते हैं कि हमारा बेटा डॉक्टर है, मतलब कि उनको एक प्राउड मोमेंट होता है कि हम अपने बेटे के नाम से जाने जाएंगे। ऐसा होता है, ऐसा था रिएक्शन। उसके बाद घर पे गया, मम्मी सबने देखा, नानी ने, दादी ने, सबने अच्छा किया। तो यही था कि एक बार रिजल्ट करना ही है और एक बार में होना ही हो जाना ही है, क्योंकि ऑलरेडी रिपीट करने में हो ही जाता। तो ये मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगा कि अंकित भाई ने नीट यूजी के लिए 3 रिपीट मारे, उसके बाद एफएमजी फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाल दिया। तो आप नीट यूजी और एफएमजी एग्जाम को कंपेयर ही नहीं कर सकते। नीट यूजी पूरा अलग एग्जाम है, उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री आता है, और जो एफएमजी है पूरा अलग है। लोग मुझे काफ़ी डाउट पूछते कि अरे भैया मेरा नीट यूजी में इतना स्कोर है, मेरे को एफएमजी में कितना आएगा। तो ये एग्जाम को हम कंपेयर ही नहीं कर सकते। एमबीबीएस पूरा 0 से चालू होता है, और खुद को जज भी नहीं करना चाहिए कि मेरे नीट में इतने आए हैं तो मेरा एमबीबीएस ऐसा जाएगा, नीट में 600 आया तो मैं एमबीबीएस में टॉप करूंगा, ऐसा कुछ नहीं होता भाई। वो सब डिपेंड करता है आप 5 साल वहाँ पे किए गया। हाँ। आप 5 साल बकचोदी किए क्या किए। हाँ। आप करो जो करना करो, एंजॉय भी करो, बकचोदी भी करो, लेकिन साथ साथ पढ़ाई भी कंटिन्यू होना चाहिए। हमारा ऐसा ग्रुप था ना कि हम लोग मस्ती तो बहुत करते थे, हम लोग बहुत मस्ती करते थे, लेकिन पढ़ाई भी साथ करते थे। हम लोग एक दूसरे से क्वेश्चन पूछते करते थे, भाई इसका आंसर बता, इसका बता। तो वो अपनी लैंग्वेज में बताता था, हम लोग बताते थे। तो बात ये हो गई रिजल्ट रिएक्शन की, मतलब एमसीक्यूज आप कैसे करते थे? मतलब एमसीक्यूज तो अभी जैसे मैंने बताया कि मैंने जब जो भी टॉपिक पढ़ाते थे ना वहाँ पे, तो पहले पढ़ता था, तो उसके बाद क्यू बैंक सॉल्व करता था। लेकिन एफएमजी की बात है तो एफएमजी का मैंने जो है कि रिवीजन वीडियो पहले खत्म किया। जैसे कि कोई भी सब्जेक्ट उठाया मैंने, उसका रिवीजन वीडियो खत्म किया, खत्म करने के बाद उसके पीवाईक्यू सॉल्व करता था। मेरे में पीवाईक्यू पिछले 5 साल के, तो वो उसको पूरा सॉल्व करता था, और जो भी गलत पॉइंट है उसको रिव्यू करता था, ये सब करता था। और बाकी जो है कि मैंने टेलीग्राम पे भी सब्सक्रिप्शन ले लिया था एमसीक्यूज का। एफएमजी के बहुत सारे मैरो पे कितने सारे टेलीग्राम पे क्यों लिया था सब्सक्रिप्शन? नहीं, मैरो में मैंने पीवाईक्यू सॉल्व करता था। अच्छा। टेलीग्राम पे मैंने मैरो के मॉड्यूल सॉल्व नहीं करते थे क्या? ना, मैरो के मॉड्यूल मैं सॉल्व कर चुका था, पहले आप पीवाईक्यू से मैं सॉल्व कर लेता था। बट क्या है, अभी पीवाईक्यू मैंने किया नहीं था एक बार भी, तो मुझे जाना था पीवाईक्यू क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो मैंने सिर्फ पहले रिवीजन वीडियो कंप्लीट किया, फिर उसके बाद एमसीक्यू पीवाईक्यू सॉल्व किया। क्यू बैंक जो मैं कर लिया था वहाँ पर, लेकिन अभी रिवीजन नहीं करता उसको। मैंने सिर्फ अभी पीवाईक्यू पे फोकस किया। और टेलीग्राम पे भी है एक लेक्चर, और एक चैनल है वहाँ पे डेली 9 बजे से चालू होता है, 9 से 11 मीटिंग करते हैं। मेरे दोस्त ने बताया, जूनियर ने बताया था मुझे।
तो उसने बोला कि ये चैनल ज्वाइन कर ले, इसमें क्या है थोड़ा पैसे देने पड़ते हैं। मैंने दिया जो भी फीस था ना। तो वहाँ पे क्या है ना, डेली 9 बजे से लेकर 11 बजे तक लेक्चर तक वो MCQs होते हैं। हाँ, और उसमें प्रॉपर टाइम लिमिट होता है 30 सेकंड का, तो वो मैं डेली करता था। लास्ट के 3-4 महीने में मैंने उसको डेली करना चालू किया। अच्छा। जैसे कि दो दिन में ऑप्था था, 2 दिन में पैथो था, ऐसे सब्जेक्ट थे। अच्छा। मेडिसिन था तो मेडिसिन 4 दिन में था, ऐसे कुछ टॉपिक थे। तो टॉपिक पहले रिविजन करता था, फिर फीडबैक के सॉल्व करता था, फिर उसके बाद टेलीग्राम के MCQs। ऐसे मेरे प्रिपरेशन करते गया। और उसके जो कीवर्ड थे ना, कीवर्ड्स का मैं लेता स्क्रीनशॉट, और स्क्रीनशॉट लेके उसको प्रॉपर एक PDF बनाता था। जैसे PDF बनाकर फिर उसको पढ़ते थे। अच्छा, ये अच्छा टैक्टिक था तुम्हारा। और मतलब स्ट्रॉन्गर सब्जेक्ट नहीं, वीकर सब्जेक्ट तुम्हारे, मतलब तुम्हें कैसे टारगेट किए? वीकर सब्जेक्ट तो, और वीकर सब्जेक्ट कौन कौन से थे तुम्हारे? वीकर सब्जेक्ट तो मेरे सबसे टफ लगता था माइक्रोबायोलॉजी। अच्छा, क्यों? माइक्रो में मैंने मैरो पढ़ा था, मैरो बहुत ज़्यादा वास्ट है ना। और तो उसके अंदर मेरे को समझ में नहीं आ रहा था। अच्छा। हाँ, और वो बहुत ज़्यादा वास्ट है, बहुत पहले से पढ़ा था। लेकिन क्या है, माइक्रोबायोलॉजी का था ना, तो मुझे बहुत टफ लगता था। माइक्रोबायोलॉजी हो गया, जैसे कि PSM भी हो गया। PSM में मैंने पढ़ा नहीं था, समझ में नहीं आता था। तो ये सब क्या है, मैंने सिर्फ रिवीजन वीडियो पढ़ा। अगर रिवीजन जो पॉइंट मेरे समझ में नहीं आते थे, वही मेन वीडियोस पढ़ा, फिर कुछ यूट्यूब से पढ़ा। तो जो कुछ समय रट्टा मार लेता था, क्या करता था, जो भी टॉपिक था उसको रट्टा मार लेता था। ऐसे ही मैंने किया। अच्छा। बट MCQ मैरो में तुम कस्टम मॉड्यूल लगा देते थे? कस्टम मॉड्यूल करके एक ऑप्शन होता है मैरो में, वो वैसा करते थे? हाँ, वो लगाता था। कुछ जो टफ MCQs थे ना, तो वो सब उसमें करता था। अच्छा, बेसिकली वीकर सब्जेक्ट तुमने रैपिड रिवीजन से किया और थोड़े बहुत MCQs। बट ऐसे नहीं कि वीकर सब्जेक्ट ये छोड़ के चले गए, ऐसा कभी करने का नहीं कि वीकर सब्जेक्ट तुम उसको छोड़ दो। आप कोई भी सब्जेक्ट छोड़ नहीं सकते वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे क्या है, 19 के 19 सब्जेक्ट पढ़ने हैं। 19 के 19 सब्जेक्ट तुमको पढ़ना ही पढ़ना है। हाँ, क्या पता किस कौन से सब्जेक्ट के क्या आ जाए। हाँ, क्योंकि इंटीग्रेटेड क्वेश्चन भी तो आते हैं ना। मेरा सिर्फ फोकस था कि मुझे रिवीजन वीडियो कंप्लीट करना है। हाँ, और इसको कंप्लीट करके PYQ करना है, क्योंकि ये मुझे प्रॉपर होना ही चाहिए। इसमें कुछ भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए, ऐसा था। अब मेरा ये है कि अब जितना कम, मतलब ज़्यादा पढ़ने से, लोग बोलते हैं ज़्यादा पढ़ोगे तो ज़्यादा होगा। मैं बोलता हूँ थोड़ा पढ़ो, कम पढ़ो, और उसको ज़्यादा रिवीजन करो। ये अच्छी बात है। रिवीजन जितना करोगे उतना तुम्हारे दिमाग में आएगा। FMG इज इक्वल टू रिवीजन, जितना रिवाइज करोगे उतनी अच्छी बात है। रिवीजन करोगे उतना ही तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। भले कुछ टॉपिक आपके छूट जाते हैं, सब्जेक्ट नहीं बोल रहा, कुछ टॉपिक्स छूट जाते हैं आपके, पर उसको छोड़ दो, साइड में हटा दो। जितना हुआ उतना रिवीजन करते रहो भाई। रिवीजन इज द बेस्ट। हाँ, और एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि ग्रैंड टेस्ट जो होते हैं वो कब से देना चालू किया था आपने? लास्ट ईयर से या फिर इंडिया आने के बाद, क्या सीन था? से बोलो तो मैंने ग्रैंड टेस्ट एक ही दिया था। अभी तक एक ही दिया गया? एक ही दिया था। तो पहला आदमी मिला कि एक ही ग्रैंड टेस्ट देके भाई 182 लेके आया। 187 लेके आया। 182 तो मुझे आया था भाई। लोग बोलते हैं ग्रैंड टेस्ट देना चाहिए। हाँ, एक्चुअली देना चाहिए। ग्रैंड टेस्ट देने से क्या है ना, आपको मतलब 3 घंटा बैठना पड़ता है। तो 3 घंटा बैठने को तो आपको मालूम पड़ेगा वहाँ पे आपका दिमाग कैसे चल रहा है, कितना चल रहा है, तो वो बैठना ही चाहिए। लेकिन क्या है, मैंने लेट प्रिपरेशन चालू किया ना, मतलब तो मैं इतना दिन में मेरा फोकस था कि जल्दी सिलेबस कंप्लीट करना है, जल्दी RR खत्म करना है, उसके साथ PYQ खत्म करना है। तो उसको खत्म करने में थोड़ा चला गया टाइम, उसी में कर रहा था। अच्छा। तो ग्रैंड टेस्ट दूंगा 3 घंटे में, फिर रिवीजन उसको मतलब रिव्यू करने में ऐसे नहीं कि उसको छोड़ दूंगा, उसको रिवीजन करना पड़ेगा ना, रिव्यू तो करना पड़ेगा ना, उसमें क्या है क्या नहीं, क्या गलत किया मैंने। तो फिर उसको रिव्यू करने में 2-3 घंटा लग गया, तो मतलब 5-6 घंटा वैसे लग ही जाएगा, समझ रहे हो। इससे अच्छा मेरा फोकस था कि 5-6 घंटे में मैं 2-3। और ये जो एक ग्रैंड टेस्ट दिया था, कभी लिया था तुमने? एग्जाम के कितने दिन पहले? एग्जाम के 25-30 दिन पहले, 1 महीने पहले। एक ही दिया था पक्का? एक ही दिया था। उसमें कितना स्कोर आया था? उसमें तो आया था 160 आया था। अच्छा, 160 आया था। तो जैसा लगा नहीं कि भाई और ग्रैंड टेस्ट देने चाहिए मुझे, या फिर कुछ ऐसा लगा नहीं? लगा तो नहीं, वाला कि मैं फोकस वाला सिलेबस कंप्लीट करूँ, सिलेबस कंप्लीट करने के बाद ही दूंगा। अब वो सिलेबस तुम्हारा लेट कंप्लीट हुआ सिलेबस, लेकिन क्या है, इन दी एंड सिलेबस कंप्लीट होता ही नहीं है, बट आपको वही करते गया। ये जो भी नीट यूजी एग्जाम, नीट पीजी एग्जाम है और ये FMG एग्जाम है, आप कभी भी 100% रेडी हो ही नहीं सकते। 100% कभी हो ही नहीं सकता 100%। आप भले ही कर लो, सेटिस्फाई हो ही नहीं पाओगे। तो ये शॉकिंग चीज़ है कि भाई इसने एक ग्रैंड टेस्ट में खतरनाक एग्जाम फाड़ दिया भाई। ठीक है, जैसे कि अंकित भाई ने बोला कि उसने एक ही ग्रैंड टेस्ट दिया था, बट मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि भाई 10 से 15 कम से कम ग्रैंड टेस्ट दो, ताकि आपको एग्जैक्ट स्कोर आप कहाँ स्टैंड करते हो मालूम पड़ा। अलग अलग सोर्सेज से देना भाई, मैरो पढ़ते हो तो सिर्फ मैरो से मत देना, अलग अलग जगह से देना, तो आपको एग्जैक्टली पता चलेगा कि आपका कितना प्रिपरेशन हुआ है। ठीक है, अभी हमको बताओ कि आपने कौन सा प्लेटफॉर्म से किया? आपने जैसे पहले मैरो बताया था, बट मैरो ही आपका कोर्स सोर्स था या फिर कुछ और भी आपने सब्सक्रिप्शन लिया था? नहीं, मेरा कोर्स सोर्स तो पहले मैरो ही था, कि मैरो से ही पढ़ाई करता था, क्योंकि मुझे मुझे ये चीज़ था कि मैं एक ही सोर्स से पढ़ाई करूँ, ज़्यादा इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, तो मैटर में बेकार रहता है फालतू चीज़ों से।
तो मैंने सिर्फ मैरिज पढ़ना चालू किया। लेकिन क्या है, मैरिज मैंने सब कुछ खत्म कर दिया था, बट रिविजन वीडियोस कर रहा था ना, तो उसके अंदर मैंने तो मोस्टली कर ही लिया था कि 4-5 सब्जेक्ट मेरे बचे हुए थे, तो बड़े बड़े सब्जेक्ट थे, जैसे कि बायोकेमिस्ट्री हो गया, और बाकी मेडिसिन और बाकी PS और बाकी और क्या होता और PSM उससे तो मैंने मैनेज किया था। बाकी जो ENT था, ENT में बहुत अच्छा पढ़ाई मैंने, बट क्या है, बहुत वास्ट है ना, तो मेरे पास टाइम नहीं था, तो टाइम कम होने की वजह से मैंने ENT पढ़ाई उससे किया था, डॉक्टर राजू धवन से। तो मुझे वो समझ में आ गया प्रॉपर अच्छे से हो गया था। जैसे कि बायोकेमिस्ट्री भी था, मैंने मेरे से पढ़ाई था, बट क्या रिवीजन नहीं कर पाया क्योंकि बहुत वास्ट था उसके अंदर। तो मैंने फिर प्रियांश जैन से ही पढ़ना चालू किया बायोकेमिस्ट्री में। बाकी मेडिसिन तो जानते हो कितना बड़ा है, तो मैंने पहले से ही पढ़ता था, प्रियांश जैन से पढ़ता था। ये अच्छी बात है। हाँ, तो ये 3 सब्जेक्ट मैंने बाहर से किया था, बाकी सब तो मैंने मैरो से किया। अच्छा कोर्स और आपका मैरो था, तो बड़े सब्जेक्ट थे, तुमने बाहर आजू बाजू से कर दी। विदाउट मैरो या प्रिप्लैटर जो ऐप है, उसके बिना कोई स्टूडेंट क्रैक कर सकता है FMG आज के ज़माने में? क्या लगता है आपको? आज के ज़माने में तो अभी तो बाहर कोई बच्चा बाहर जाता है तो फिर वहाँ पे तो जानते हो पढ़ाई मतलब नॉर्मल ही होती है, पर वहाँ पे इतना क्या है, खुद थियोरेटिकल नॉलेज पे ज़्यादा फोकस किया जाता है। थियोरेटिकल नॉलेज पे फोकस करते हैं, बट क्या है, आपके साथ कुछ तो होना चाहिए ना पढ़ने के लिए। आप कैसे पढ़ाई करोगे? मैरो चाहिए या प्रेप चाहिए या फिर कुछ भी चाहिए या फिर चाहिए पढ़ने के लिए, उसके बिना तो कैसे हो पाएगा? मैं अगर जो बंदा बुक से पढ़ता है तो फिर वो तो उसके लिए अच्छी बात है काफी। उसके लिए अच्छी है, उसको बुक क्या देता है, बुक से पढ़ो, फिर उसको बुक तो मैरो प्रेप से बुक तो पूरा समंदर है नॉलेज का, तो बुक ही पढ़ो। पर क्या है, बुक पढ़ना और फिर एंड में उसको रिवाइज करना। अगर और ये MCQs आपको ये एप्लीकेशंस में मिलते हैं, जो स्टडी एप्लीकेशन होते हैं, वो अलग ही लेवल का है। वो तो मैरो का जो क्यू बैंक तो जानते हो एकदम फर्स्ट क्लास है, तो वो सब तो वहाँ पर मिलेगा ना। मेन तो आपको टारगेट होना चाहिए कि FMG कैसे क्लियर करना चाहिए। भले ही आप बुक पढ़ो, अच्छी बात है, बुक से पढ़ो, बट MCQs की आपकी जरूरत है। बुक्स से आप पढ़ सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप विदाउट मैरो प्रेप क्लियर नहीं कर सकते, बट MCQs कहीं ना कहीं आपको लगेंगे ही, जो मैरो या प्रेप दूसरे ऐप्स में मिल जाते हैं आपको। ठीक है, जो अगर स्टूडेंट जो बुक्स पढ़ रहे हैं उनको मैं सजेस्ट करूँगा कि बुक्स पे आप ध्यान दे सकते हो। बुक्स में काफ़ी अच्छा जो बुक्स में जो पढ़ते हो ना, वो आपको मतलब याद रहता है, आपको उसको भूलते भी नहीं। आप जो मैरो में पढ़ा आपने ये अपने iPad से जो भी, वो आप कहीं ना कभी भूल सकते हो। जो आपने बुक से पढ़ा, जो लिख के रखा था, वो आप भूलते नहीं। आपने ऑब्जर्व किया होगा। मैरो के अगर बुक से पढ़ना है तो आप फर्स्ट ईयर से जाओ, फर्स्ट ईयर से अपना फर्स्ट क्लास पढ़ोगे, बुक से पढ़ाई करो, जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो उसके नोट्स बनाओ, नोट्स तो बनाओ। नोट्स बनाने के बाद क्योंकि ऐसे जब भी आप पढ़ाई करो ना, तो पहले फोकस ऐसा होना चाहिए कि आप कैसे इसको रिवाइज करोगे। क्योंकि बुक तो पढ़ लोगे आप, लेकिन आप नोट्स तो बनाओ उसका, फिर शॉर्ट में समरी बनाओ, फिर उसके बाद इसको रिवीजन करो, तो फिर सही है, फिर इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी मैरो प्रेप की, फिर तो ऑटोमेटिक सब कुछ हो ही जाएगा। बट ये कि इसमें कंसिस्टेंट होना चाहिए, पूरा दिन की बुक्स पढ़ना चाहिए। आपने जैसे बताया कि आपने प्रिपरेशन घर से ही की थी, तो अब दिल्ली में आपके कुछ दोस्त होंगे, तो आपको ऐसा लगता था कहीं ना कहीं कि मैं कोई कहीं पे मिस कर रहा हूँ या फिर क्या हो रहा है, ऐसा कुछ? हाँ, लगता था, बहुत लगता था भाई। अच्छा। क्योंकि वहाँ पे क्या है ना, बहुत सारे क्लासेस है ना, तो फिर वो लोग सिर्फ फोकस करते थे FMG पे, तो उनको तो पूरा फोकस था FMG में, तो सब कुछ पढ़ा देते वहाँ पे। अब मैं क्या था, घर पे बैठे, मैंने सिर्फ घर पे पढ़ाई किया था। मैं भी सोच जाने के लिए, बट क्या है मेरा कि भाई जब मैंने मैरो से इतना दिन पढ़ाई किया है, फिर वहाँ पे जाऊँगा मैं, फिर वहाँ पे अलग टीचर, अलग नोट्स रहेगा, फिर वापस से दिमाग पूरा हो जाएगा, फिर डिसबैलेंस हो जाएगा। ऑलरेडी मैं पढ़ चुका था मैरो से, तो मुझे जाना नहीं था वहाँ पे, तो मैंने डिसाइड किया मैं घर से पढ़ाई करता हूँ और घर से हो जाएगा। तो मैं बाद में मैंने देखा कि उनके नोट्स, मैंने उसके नोट्स भी मंगाए थे कुछ प्लेटफॉर्म के, तो जितना कुछ डिफरेंस नहीं है, मतलब सब सेम ही है। उल्टा तो मैरो में ज़्यादा ही है देखा जाए तो, कंपेरिजन में मैरो में ज़्यादा है, तो मैं बोला चलो ठीक है, ज़्यादा है तो क्या हुआ, पढ़ेंगे तो सही है ना, जिस को पढ़ेंगे उसको हो जाएगा। घर से ही पढ़ाई हो जाती है, घर से हो जाती है। खाना फोकस करो कि अपना एक ही सोर्स होना चाहिए, 10 जगह सोर्स की जरूरत नहीं है। एक सोर्स से लास्ट तक रहो। और आपको लगता है कि भाई आपने लास्ट तक कुछ पढ़ाई नहीं किया है, मैंने कुछ पढ़ाई नहीं किया वहाँ पे आके, तो फिर अब जाओ दिल्ली में कोई कोचिंग ज्वाइन कर लो, वहाँ पे 6 महीने आपको एकदम फर्स्ट क्लास पढ़ाएंगे। आपने पढ़ाई नहीं है 5 साल तक, सोचो तो 5 साल की पढ़ाई 6 महीने तो पढ़ाई कुछ बच्चे कर भी लेते हैं, मेरे बहुत सारे दोस्तों ने निकाल लेते हैं। तो एक और बात की, मतलब आप जब भी कजाकिस्तान में थे या फिर जहाँ भी थे, दोस्तों के बीच में जलन होती थी कि अरे भाई मेरे को इतना आया मार्क्स, तुमको इतना आया, ऐसा कभी लगता था कि मैं अच्छे मार्क्स सॉल्व कर MCQs लगा रहा हूँ भाई, ऐसा होता था, कंपटीशन चलता था? मेरे वहाँ पे था ना, जो MCQs होते थे ना, तो यूसमली टाइप के होते थे, तो उसके अंदर ही हमारा था कंपटीशन। हमारे जो मेरे बैचमेट थे ना, ग्रुपमेट्स, उसमें होता था कंपटीशन, भाई इसके ज़्यादा नंबर आए, इसके 100 में से 80 आ गए, 70 आ गए, उसमें कंपटीशन था। हमारा पूछता भाई कहाँ से पढ़ रहा है, अकेले पढ़ रहा है, कहाँ से पढ़ रहा है, ये अच्छा है, मज़ा आता था ये। नेक्स्ट टाइम मैं तुमसे ज़्यादा ला के दिखाऊंगा, ऐसा तो वैसा। और लेकिन ये था कि एग्जाम के पहले ना, जब वहाँ पे होता था ना एग्जाम, तो एग्जाम के पहले हम लोग रिवाइज कर लेते थे सब लोग मिल के, भाई इसका आंसर ये है, इसका वो है, ऐसा करते थे, तो यार
अच्छा, सही है। तो होना ही चाहिए ऐसा पढ़ोगे तो आपको मन में आपका पढ़ाई करने का पढ़ाई मन भी हो भी जाएगा, लगेगा, वो भी अच्छा आपका लगेगा। ये मतलब बेस्ट, आप बेस्ट अपना दे पाओगे। अभी मेरे को ये बताओ कि हाउ टू अप्रोच अ क्वेश्चन, मतलब कैसे आप कोई क्वेश्चन पढ़ते हो तो उसका आंसर कैसे देते हो, मतलब आप? देखो सबका अलग तरीका होता है। मैंने तो भाई जो भी पहले देखते ना क्वेश्चन, तो क्वेश्चन देखते के पहले सबसे पहले मैं लास्ट लाइन पढ़ता था क्या पूछ रहा है भाई, क्योंकि वो पढ़ने के बाद उसमें देखो समझ आता है कि क्या है। अब जैसे कि कुछ क्वेश्चन क्या होते हैं ना, लेंदी रहते हैं, कुछ लेंदी है, बीच में क्या है ना वो छुट्टे पर आता है, बीच में सीधा लास्ट में क्या है ना वो रहता है कि मैंने पूछा कभी तो फॉलोइंग इज ट्रू, which of the following statement is false, ऐसा पूछता है। तो फिर ऊपर पढ़ने की जरूरत क्या है। तो ऐसा मेरे बहुत सारे क्वेश्चन मैंने टैकल किए थे, मतलब वहाँ पे मेरा प्रैक्टिस हो गई थी। तो वैसे पहले लास्ट टाइम पढ़ता था, जैसे कि व्हाट इज द नेक्स्ट डायग्नोसिस, व्हाट इज द नेक्स्ट इन्वेस्टिगेशन, ऐसा। तो ऐसा क्वेश्चन था तो दैट देखता था, उसके बाद लास्ट टाइम देखता था, उसके बाद पहले का लाइन, उसके बाद पढ़ता था, फिर जो समझ में फिर उसके बाद क्वेश्चन पढ़ता। मेन है कि लास्ट टाइम आप पढ़ोगे आपको पूरा मतलब आंसर भी मिल सकता है, लास्ट टाइम आंसर भी मिल सकता है आराम से। कुछ क्वेश्चन ऐसा सब में काम नहीं आएगा, लेकिन कुछ क्वेश्चन होते हैं ना जो लास्ट में लिखा रहता है कि सब कुछ प्रॉपर देगा, 64 ईयर ओल्ड मैन, ऐसा सब कुछ लिखा रहेगा, बट बीच में थोड़ा बहुत उसका रहते हैं कि पढ़ने की उतना कुछ जरूरत नहीं होता। फिर एंड में पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, तो फिर ऊपर पढ़ने की ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ती, डायरेक्टली ऑप्शन देखो, डायरेक्टली आप मार्क कर सकते हो। और जब भी आप एक और क्वेश्चन, जब भी आप एफएमजी पेपर का एग्जाम दे रहे थे, आपका कितना पार्ट मिला? 3 अभी नया पैटर्न लाया ना उन्होंने कुछ? हाँ अभी नया पैटर्न 50-50 करने के बाद एक ब्रेक, बड़ा ब्रेक होता है, फिर वापस 50-50 करने के बाद छुट्टी हो जाती है। तो वो कैसा है, मतलब पैटर्न अच्छा है क्या? कैसा मेरे हिसाब से देखा जाए तो पैटर्न बहुत अच्छा है, क्योंकि क्या 50 क्वेश्चन है, पार्ट 1 150 क्वेश्चन, पार्ट 2 150 क्वेश्चन। तो पार्ट 1 में क्या है 50 क्वेश्चन रहेगा, तो 50 क्वेश्चन के बाद आप पूरा फ्री हो गए, 50 क्वेश्चन बाद टेंशन नहीं रहता कि भाई 2-4 मिनट का ब्रेक मिलता है, ऐसा कुछ? ब्रेक कुछ नहीं मिलता, आपके ऊपर है फ्री। ये 50 क्वेश्चन चले गए, सबमिट हो गया, तो डायरेक्टली जैसे सबमिट हो गया वैसे तुरंत चालू 50 क्वेश्चन चालू हो जाता है, वो टाइम खत्म होगा चालू। हाँ 50 मिनट के बाद तुरंत आपका चालू होगा दूसरा, इसमें गैप में कुछ नहीं मिलता। अच्छा। वो तो आपके ऊपर है, आपने जल्दी कंप्लीट कर दिया तो आप बैठे रहो, देखते रहो, रिव्यू करते रहो क्वेश्चन। लेकिन क्या है फर्स्ट पार्ट में तो मेरा अच्छा गया था, पहले के 50 क्वेश्चन मैंने इजीली कर लिए, तो मैं 5 मिनट ऐसे बैठा था रिवीजन कर रहा था। फिर जैसे सेकंड पार्ट चालू हुआ तो क्वेश्चन थोड़ा टफ लगने लगा, टफ लगने लगा। फिर थर्ड पार्ट में थोड़ा और टफ लगा, फिर सेकंड पार्ट में थोड़ा और टफ लगा। तो फिर ऐसा था, मतलब देखा जाए तो बहुत अच्छा ही कि ज़्यादा दिमाग पे लोड नहीं देता। अभी क्या है डायरेक्टली आप 50 क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना तो आपका दिमाग ना डायरेक्टली फोकस रहेगा सिर्फ 50 क्वेश्चन पे। अभी ऐसा क्या है डायरेक्टली आपको सीधा 300 क्वेश्चन दे देगा, तो 300 में से आप कर रहे हो, फिर दिमाग में आएगा भाई वो भी बचा है, ये बचा है, ये करना है, इतना दिमाग पे ज़्यादा प्रेशर लगता है। 50-16 सबसे अच्छा है। ये मैं बात बताना चाहूँगा कि पहले जब ये FMG 2023 तक जो था वो वहाँ पे आप कैसे करते थे कि 150 क्वेश्चन आता था एंड उसकी ब्रेक मिलता था बहुत लंबा वाला, आधे 1 घंटे का, उसके बाद वापस 150 क्वेश्चन आता था। तो अभी जैसे अंकित ने बताया कि 50 क्वेश्चन होता है, वो खत्म होने के बाद वापस 50 होता है, इन दौरान आपको ब्रेक नहीं मिलता, उसके बाद वापस 50 होता है। ये 50 क्वेश्चन सबमिट हो जाता है 150, उसके बाद ब्रेक होता है। तो ये एक नया FMG का पैटर्न है, तो ये बस माइंड गेम्स खेलने को है, बट ऐसा कुछ है नहीं, बट ऐसा है। इसमें आपको क्या है ना 50 मिनट तक ज़्यादा फोकस कर पाओगे। हाँ, वो 50 क्वेश्चन पे ही फोकस करता है, ज़्यादा वो दे पाओगे क्वेश्चन में, ऐसा रहता है। और इसमें डिसएडवांटेज ये है ना कि अगर आप फॉर एग्जांपल पार्ट 1 किए हैं, पार्ट 2 कर रहे हो, तो पार्ट 2 में सेम क्वेश्चन दिख गया वैसा ही, तो आप उसको चेंज नहीं कर सकते ना बाद में आके, बस ये डिसएडवांटेज है। सही है, ठीक है, 1-2 क्वेश्चन तो गलत हो तो ठीक है, वैसे भी टाइम मिलता नहीं भाई पीछे टाइम नहीं मिलता, और दिमाग से हट जाता, चलो भाई 50 तो हो गए मेरे, अब सिर्फ 50 बचा है, अब सिर्फ 50 से फोकस करने का। ऐसा सेंटर का मतलब कैसा था आपका? मुंबई में सेंटर आया था या फिर कहाँ पे था? अरे ये सब के मामले में ना क्या बताऊँ, मेरे नसीब एकदम खराब ही है, क्योंकि मैंने 4 सेंटर चूज किया था, सब नजदीक, और एंड में 4th ऑप्शन डाला था नागपुर, और मुझे वही लगा। अच्छा, नागपुर ही लगा। मुंबई से नागपुर गए थे? मुंबई से नागपुर गया, और एक दिन पहले गया था वहाँ पे आके सेम डे पे जाना नहीं चाहिए भाई। सेम डे पे नहीं यार, सेम डे मेरा हालत खराब हो गई। 9 बजे का एग्जाम होता है, फिर सुबह कैसे आ गए? फिर एक दिन पहले जाओ अपना, वहाँ पे होटल लो, रहना तो रहो वहाँ पे, अच्छे से प्रिपरेशन करो, उसके बाद पता करके चले जाओ। और ये तो हो गया सेंटर की बात, बट लास्ट का जो हफ्ता था एग्जाम के पहले, वो कैसे तुमने मैनेज किया था? उस दौरान MCQC किए थे तुमने या फिर थियरी पढ़ा था, क्या किया था? उस दौरान तो मेरा लास्ट के 10 दिन थे ना, तो उसके पहले तो मेरा 1-2 बार तो रिवीजन हो चुका था इसका, रैपिड रिवीजन का, और मुझे थर्ड टाइम रिवीजन करने का था। तो मैं 1 तारीख से लेकर 10 तारीख के बीच में चालू किया रिवीजन करना। तो पहले दिन मैंने पहले स्टार्टिंग में 1st, 2nd, 3rd, 4th में शॉर्ट सब्जेक्ट थे ना, सब उड़ाया। एक दिन में पहले 2 सब्जेक्ट डाला था, जैसे कि पहले दिन में ऑर्थो उड़ाया, ऑर्थो के बाद एनेस्थेशिया पहले दिन में, और दूसरे दिन में
थियरी करके। हाँ, जो भी आर पढ़ा था मैंने उसी को रिवीजन करना, नोट्स पढ़ना और बस, और पीवाक्यू पढ़ना। जो पढ़ा था बस नोट्स लिखता था और पीवाक्यू पढ़ता था, तो ऐसे ही करता था। तो फिर स्टार्टिंग के लास्ट के 10 दिन मैंने वही सब कर रहा था, ऐसे रिवीजन कर रहा था बस, रिवीजन। और जो बड़े बड़े सब्जेक्ट थे, ऑप्स गाइनी हो गया, पीएसएम हो गया, तो उसके लिए मैं 1-2 दिन देता था। ऐसे करके 10th डे पे मेरा सब कुछ हो गया था। अच्छा। बस मेडिसिन बचा हुआ था। तो मेडिसिन को तो मैंने बाद में यूट्यूब से पढ़ाई किया, क्योंकि इसमें रिवीजन नहीं कर पाया, तो यूट्यूब से पढ़ाई। तो लास्ट के एक हफ्ते में आपने पूरा थियरी पे ही फोकस किया था, एमसीक्यूज नहीं किए थे? एमसीक्यूज भी कर रहा था थोड़े बहुत एमसीक्यू थियरी थोड़ा। पीवाक्यू में पीवाक्यूज हम बेसिक नहीं करने नहीं थे, जो पहले करके पीवाक्यूज पूरे उसी को रिवीजन करना था, तो मैंने रिवीजन ही किया पीवाक्यू। अच्छा, पीवाक्यू और बाकी आरआर का रिवीजन बस ये किया एंड में। तो बाकी टेलीग्राम में जो मैंने नोट्स बनाया था ना, स्क्रीनशॉट लेके उसको बस रिवीजन करता था। अच्छा। एग्जाम के दौरान जो भी 6 महीने प्रिपरेशन के मिले थे, बस पढ़ाई करते थे या फिर और भी कुछ था तुम्हारा हॉबीज? मतलब जिम जाते थे या फिर कुछ भी करते थे, अलग दोस्तों के साथ मिलने जाते थे? सिर्फ पढ़ाई तो नहीं पाती भाई, सिर्फ पढ़ाई के साथ तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ता है। क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं जो पढ़ाई करते हैं, अरे वो अलग ही लेवल के होते हैं। हम तो नहीं होते, हम लोग क्या है, घूमते थे, थोड़ा बहुत जाते थे दोस्तों के साथ खेलना। हम लोग मेरी हॉबी क्या है, मुझे क्रिकेट खेलने का था। तो मैं खेलता था क्रिकेट, हर संडे जाता था, सुबह आता था, फिर दोपहर में ये भी काफ़ी ज़रूरी है मतलब। हाँ, ये भी तो ज़रूरी है, क्रिकेट खेलना, थोड़ा बहुत घूमना फिरना। और ये मैं मेक श्योर करता कि मैंने सुबह मैंने उठा था ना, तो मैं टारगेट था कि मुझे आज ये कंप्लीट करना ही है। इतना एक सब्जेक्ट, एक टॉपिक तो पढ़ना ही पढ़ना है, तो वो बिना पढ़े होता नहीं था। मैं उसको पढ़ के खत्म करो, उसके बाद जो काम करो भाई, उसके बाद जो काम करो। भले मस्ती करता था, घूमना फिरना सब तो था ही, पढ़ाई भी जरूरी था। लेकिन लोग क्या है ना, बाहर जाते हैं ना, तो क्या करते हैं, उनको फ्रीडम मिल जाते हैं। फ्रीडम मिल जाता है तो बाहर जाके पढ़ाई थोड़ी भूल जाते हैं, बाहर पूरा भूल जाते हैं। कि मैंने भी बहुत सारे लोगों को देखा है, तो जाते हैं पढ़ाई करना, लेकिन क्या है, कुछ मैटर नहीं करता उनको, बिना अपना मस्त घूमते फिरते हैं, कुछ पढ़ाई बिल्कुल ढंग नहीं। स्मोकिंग अल्कोहल में काफ़ी नशे में ये सब रहता है। अब्रॉड अब जाते हो तो ये काफ़ी कॉमन है। जो सुन लो मेरी बात, जो भी अब्रॉड एमबीबीएस चूज़ कर रहे हैं, रशिया या फिर कजाकिस्तान नहीं बोल रहा, मैं पूरा अब्रॉड बोल रहा हूँ, इधर भी जाओ। हाँ, ये नशे में बहुत लोग पड़ जाते हैं। मैं काफ़ी लोगों का करियर बर्बाद होते हुए देखा है मेरी आंखों के सामने। इवन अंकित भाई ने मेरे को बताया था। तो मैं बोलूँगा कि आप पहली बात तो याद रहना चाहिए कि आप किस लिए जा रहे हैं। पहली बार आपके माँ बाप का पैसा लगा है, मतलब इतनी बड़ी डिग्री के पीछे, और ये जो प्रोसेस है पूरा बहुत लंबा है, 6 साल का। उसके 6 साल के बाद तुमको इंटर्नशिप भी करना है एक साल इंडिया में आकर, पीजी भी देना है, तो 7 to 8 ईयर्स का ही प्रोसेस है पूरा। तो उसको मतलब ऐसा वेस्ट मत करो। अगर जा रहे हो तो पैशनेट हो तो ही जाओ, ठीक है। एंड ये जो भी कर रहे हो ये ठीक है एक लेवल तक, बट उसके बाद नहीं करना चाहिए। जो भी हो पढ़ाई करनी चाहिए। कि आप पीजी करने की सोच रहे हो तो फिर कौन से ब्रांच में आप करना चाहोगे? मेडिसिन ब्रांच या फिर सर्जिकल ब्रांच? क्या सोचा है? अभी तो मैंने सोचा कि मेडिसिन ब्रांच में करूँ पीजी, क्योंकि या तो एमडी करूँगा या फिर देखता हूँ रेडियोलॉजी करने का, या फिर एमडी मेडिसिन भी चल रहा है। अच्छा। तो डिपेंड करता है रैंक के ऊपर ना, और कैसा प्रिपरेशन है नीट पीजी का। अभी तो फिलहाल इंटर्नशिप के बाद तुमको समझेगा, इंटर्नशिप के बाद समझेगा कि क्या करना चाहिए। एग्जैक्टली। वैसे मेन फोकस है मेरा क्लिनिकल पे ही है। देखते हैं अभी 2 महीने के बाद चालू होगा इंटर्नशिप, देखते हैं फिर। और एक और चीज़ की, अगर जो बच्चे एमबीबीएस अब्रॉड के लिए प्लान कर रहे हैं, कजाकिस्तान, रशिया, जॉर्जिया जो भी है, तो उनको क्या रेकमेंड करोगे? जाना चाहिए है या फिर कोई दूसरा ब्रांच चूज करना चाहिए? पैरामेडिकल जैसे हो गया, फिजियोथेरेपिस्ट हो सकता, क्या करना है, क्या रेकमेंड कर सकते हैं? पैरामेडिकल आप जैसे करेंगे कि फिजियोथेरेपी भी अच्छा है, अच्छा मतलब बढ़िया ब्रांच है, जिसके इंटरेस्ट के ऊपर है ना। अभी बच्चे को अगर बीटेस करना है तो बीटेस करो यहाँ पे। पैरामेडिकल में फिजियो भी करना है, फिजियो का भी अच्छा ब्रांच है, और फिजियो का बहुत ज़्यादा डिमांड भी है बाहर। अगर आप करने जाएगा तो कनाडा हो गया, यूएसए हो गया, बहुत अच्छा डिमांड है, बहुत अच्छा कमाते हैं वहाँ पे लोग। लेकिन जिसको मेन फोकस एमबीबीएस ही करना है तो फिर अब जा सकते हैं, इतना कोई इश्यू नहीं है। पर ये कि आपको कंसिस्टेंट होना पड़ेगा। पर इंडिया में तो, इंडिया का तो अलग ही लेवल है, इंडिया में कहाँ का पढ़ने आते हैं। बट क्या है, आपको बाहर जाना है पढ़ाई करने, तो फिर आप अपने दम पे जाइए, और आप ये सोचिए कि आपको मुझे वहाँ से आने के बाद एग्जाम देना ही पड़ेगा FMCI का। ये बहुत टफ होता है, तो उसको कैसे प्रिपेयर करना है उसका पूरा प्रोसेस जान लो, फिर उसके बाद ही जाओ आप। ऐसा नहीं कि पढ़ाई नहीं होती, पढ़ाई होती है, बट क्या आपको कोई बैक करने वाला नहीं होता, क्योंकि पेरेंट्स से बहुत दूर होते हैं और एक अलग कंट्री होती है। टीचर्स भी रशियंस होते हैं, तो फिर वो इतना बॉन्ड बन नहीं पाता, और आपको खुद प्रॉपर गाइड करने वाला नहीं होता। आप खुद अकेले ही हो वहाँ पे, जो भी है सब आपके माइंड के ऊपर। अगर आप चाहो तो आप कर सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं आती। कोई क्या है, कोई जाता है बाहर तो एकदम पूरा खुला पा जाता है ना, पूरा फ्रीडम पाता है, तो बस इनको टेंशन नहीं रहता, नहीं है क्या नहीं, पैसे से हो जाएगा सब कुछ। लेकिन क्या है, वो सब नहीं करना है ना, क्योंकि हम लोग क्या मिडिल क्लास के, तो अपने को चाहिए तो करना है एक ही बार में, टाइम वेस्ट नहीं करना है, पढ़ाई भी करना है, साथ साथ लेक्चरिया भी करना है, सब कुछ करना है, तो सब हो जाता है। तो आई होप गाइस कि आपने ये पॉडकास्ट काफ़ी इन्जॉय किया होगा। अंकित भाई ने अपना काफ़ी सारा अच्छा एक्सपीरियंस शेयर किया है, तो थैंक यू अंकित भाई कि आने के लिए हमारे पॉडकास्ट पे।
तो ऐसे ही मतलब पॉडकास्ट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर आपको जो भी डाउट्स होगा रिगार्डिंग इंटर्नशिप और रिगार्डिंग MBBS अब्रॉड, मुझे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप डिटेल्स और इंस्टाग्राम डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में रहेगा। सो थैंक यू सो मच गाइस, बाय।